कार्तिक गुस्से में ही अपने ऑफिस पहुंचा और उसने अर्जेंट एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें उसने अपने सभी क्रिमिनल पार्टनर बिजनेसमैन सबको आने के लिए इनवाइट किया। उसके फैसले की खबर जब विवेक जी को मिली तो वह नाश्ता छोड़कर ऑफिस पहुंचे। जाते हुए उन्होंने प्रेम को भी आने को कहा। नाश्ता करते हुए प्रेम के दिमाग में कोई तो शैतानी चल रही थी। उसने नाश्ता करते हुए वह चीज मांगा जो डाइनिंग टेबल पर था ही नहीं, जिसे लेने के लिए नैना को किचन में जाना पड़ा। नौकर थे वहां पर, लेकिन उसने उससे ही मांगा। वह अपने लिए नाश्ता प्लेट में सर्व कर चुकी थी। त्रिवेणी जी और कोकला जी आपस में बात करने में गुम थी कि तभी मौके का फायदा उठाते हुए प्रेम ने नैना की सब्जी में मिर्च और नमक ज्यादा डाल दिया और उसके आने से पहले ही अपनी प्लेट का नाश्ता खत्म करके वह ऑफिस चला गया। नैना अपनी जगह लौटी और सब्जी का पहला निवाला ही उसने अपने मुंह में रखा कि उसकी हालत खराब हो गई। प्रेम ने घर में ही जासूस लगा रखे थे। जिसने उसकी इस हालत की खबर प्रेम को दी, उसे बड़ा मजा आया। प्रेम ऑफिस पहुंचा। वह मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी थी। उसने एक नज़र जब कार्तिक को देखा तो देखता ही रह गया। आज कार्तिक ब्लैक कलर के लॉन्ग कोट में बैठा एकदम किंग लग रहा था। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था और वह बहुत सीरियस था। प्रेम भी अपनी सीट पर जाकर बैठा। कार्तिक बहुत सीरियस होकर अपने सामने बैठे सारे पार्टनर्स और जानी मानी शख्सियत को घूरते हुए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 3 महीने पहले मेरे साथ क्या हुआ था और इसके पीछे किसका हाथ है। मुझे पता है कि यहाँ मौजूद हर किसी को पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को किडनैप करने के पीछे जिसका भी हाथ है, वह अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है तो मेरी मिस्री को मेरे हवाले कर दे, वरना अगर मैंने तलाशना शुरू किया तो किसी का घर बचेगा न वह घर जाने लायक रहेगा। कार्तिक ने जिस खूंखार अंदाज में यह कहा, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कार्तिक के सामने 50-60 लोग बैठे हुए थे। इनमें से कहना मुश्किल था कि कौन शरीफ है, क्योंकि सभी काले धंधे में शामिल थे। सभी का हाथ किसी न किसी गुनाह से रंगा हुआ था और सबको डर था कि कोई कुछ कहे और उनका कहा शब्द अगर कार्तिक को गलत लगा तो वह अपनी जान से जाएंगे। क्योंकि कार्तिक भले ही इस फील्ड में नया हो, लेकिन गुस्से में वह किसी से कम नहीं था। छोटी मुंह बड़ी बात करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद मैं पहला हूँ जिसे यह नहीं पता कि आपकी वाइफ कहाँ है। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि इसके पीछे राइफल के आदमियों का हाथ है। आपके भाई के हाथों उसकी वाइफ की मौत हुई थी और आपके हाथों उसका भाई घायल हुआ था, तो शायद इसलिए वह आपसे बदला लेना चाहता है। वहां बैठे एक आदमी ने खड़े होकर कहा, तो कार्तिक को सोचने लगा। राइफल का घर कहाँ है? कार्तिक ने सीरियस होकर पूछा। किंग, इस वक्त ये मैटर इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमें रॉयल ग्रुप से निपटना चाहिए, क्योंकि वह भी जहरीले सांप से कम नहीं है। वह भी धीरे धीरे फन ऊपर उठाने जा रहा है। पता चला है कि वह लोग भी कुछ करने की सोच रहे हैं। इससे पहले कि वह लोग कुछ करें, हमें उनके फन को ही कुचल देना चाहिए। विवेक जी ने यह कहा तो कार्तिक ने जबड़े मसल लिए। सारे जहरीले सांपों का फन कुचल दूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी मिस्री चाहिए। जमीन आसमान एक करो, पता करो वह कहाँ है। कार्तिक ने सुलगती हुई आंखों से सबको देखा। सब उसकी चेतावनी समझ रहे थे। कार्तिक ने मन में, एक बार बस मुझे पता चल जाए कि मेरी मिस्री कहाँ है, वह राइफल के पास हो या किसी और के पास, जिसने मुझे मेरी मिस्री से दूर किया उसे बर्बाद मैं अपने हाथों से करूंगा। सुबह मिस्री जल्दी ही जाग गई। बेबी के जागते ही उसने नहलाकर उसे तैयार कर दिया और नए कपड़े पहनाकर जब उसने उसे रेडी किया तो बेबी ने उसे भी तैयार होने के लिए कहा और उसे एक साड़ी दे दी जो उसकी मम्मी की थी। मिस्री ने बहुत मना किया, मगर वह नहीं मानी। जैसे ही दोनों तैयार हुए, बेबी उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले आई। मिस्री उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन बेबी कहाँ उसकी सुनने वाली थी। उसे खींचते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। वह दोनों नीचे हॉल में आई तो उसे नीचे के कमरे में फिर से किसी के रोने के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ ऐसी थी कि मिस्री का दिल विचलित हो गया। उस रोने की आवाज़ के साथ किसी के अनाप शनाप बकने की भी आवाज़ आ रही थी। हॉल में सोफे के करीब आने के बाद बेबी ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा और खुद किचन की ओर चल पड़ी। मिस्री ने आसपास सतर्क नजरों से देखा। उसे कोई नजर नहीं आया तो वह दबे पांव मेन गेट की ओर बढ़ गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि किसी की सख्त नजरें उस पर हैं। वह बंगले से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे एक धमाके की आवाज आई। उसने झट से पलटकर पीछे की ओर देखा
आग की लपटें किचन से बाहर आ रही थी। ये देख वह घबरा गई। वह उल्टे पांव लौटकर किचन के सामने आई। उसकी नजर किचन के दरवाजे पर गई, जहां डरी हुई सी बेबी फर्श पर बैठी हुई थी। वह दौड़कर उसके करीब गई। उसने सामने देखा तो दो तीन नौकर जले हुए से आंखें बंद करके हुए घबराए हुए बाहर निकल रहे थे। उनके सर के बाल और काफी हद तक कपड़े जले हुए थे। उसने जल्दी से बेबी को अपनी गोद में उठा लिया और झट से पास की दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। वह सभी अंधों की तरह अंधाधुंध आगे दौड़ रहे थे। अगर उसे बेबी को उठाने में जरा भी देर हो जाती तो वह उनके कदमों के नीचे आ जाती। तभी एक और धमाका हुआ। उसने इस कदर बेबी को अपने गले से लगा लिया जैसे वह उसकी अपनी बच्ची हो। उसने बेबी को अपने और दीवार के बीच इस तरह कवर कर लिया कि आग की लपटें दोबारा उठे भी तो उस तक ना पहुंचे। अगला धमाका होता उससे पहले ही वह झट से अपनी जगह से बेबी को लेकर उठी और बंगले से बाहर की ओर भागी। जो लोग जले हुए थे वह भी इधर उधर भाग रहे थे। घर में हुए धमाके की आवाज को सुनकर गेट पर खड़े सारे के सारे बॉडीगार्ड और वॉचमैन भी घर की ओर भागे ताकि राहत बचाव का काम कर सकें। मिस्री बेबी को लेकर बंगले से बाहर आई तो जाने कैसे बेबी की कलाई जल गई थी। वह हाथ में जलन होने के कारण रोने लगी। मिस्री जल्दी से उसे लेकर पास के स्विमिंग पूल के पास आई और बहुत व्याकुल होकर उसके हाथ को पानी में डुबोकर उसे शांत करने लगी। दूर खड़ा राइफल ये सब देख रहा था। मिस्री पर नजर रखने वाला वही था। उसने सब कुछ देखा कि किस तरह मिस्री बेबी को बचा रही थी। मिस्री की नजर उस ओर भी गई थी जहां से उसका वहां से भागने का रास्ता था। जब सारे वॉचमैन और बॉडीगार्ड गेट से हट गए तो वह आराम से वहां से जा सकती थी। मगर बेबी की जली हुई हालत को देखते हुए वह सिर्फ उसका ख्याल रखने लगी। यह देखकर राइफल को अच्छा लगा। कुछ देर बाद उसके आदमियों ने आग पर काबू पा लिया। जले हुए लोगों का भी डॉक्टर बुलाकर उनका इलाज करवाया गया। इलाज के बाद उन्होंने बताया कि किसी की लापरवाही की वजह से सिलेंडर में आग लगी थी। गैस कम होने के कारण दोनों सिलेंडर में छोटा धमाका हुआ। राइफल ने उन सभी पर बहुत गुस्सा किया कि वह लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। एक साथ दो सिलेंडर यूज कर रहे थे तो सावधानी क्यों नहीं रखा। अगर दोनों सिलेंडर भरा हुआ होता तो किसी की जान नहीं बचती। इन सब में बेबी का क्या होता, ये सोचकर उसे और गुस्सा आया और उसने उन सारे नौकरों की अच्छे से क्लास लगाई। एक दो को तो चांटे भी झाड़ दिए। सब कुछ शांत हो जाने के बाद मिस्री बेबी को गोद में लेकर वापस उस कमरे में गई। उसने एक नौकर से बर्फ मंगवाकर उसके जले हुए हाथ को ठंडा करने लगी। एक डॉक्टर उसके कमरे में भी गए थे। उन्होंने बेबी के जली हुई कलाई को देखा और उसे दवा लगाने के लिए दिया। बेबी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आग की उठती लपटों को देखकर और धमाके से वह काफी हद तक डर चुकी थी और मिस्री के गले से इस तरह छुपी हुई थी कि एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हो रही थी। उसे शांत करने के लिए राइफल भी उसके करीब गया, मगर वह मिस्री से अलग हुई न उससे बात की। और बेबी को मिस्री के पास सुरक्षित देखकर राइफल ने भी कुछ नहीं कहा। उसने बस सख्ती से सारे नौकर और बॉडीगार्ड को चेतावनी दी कि मिस्री घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सिक्योरिटी और बढ़ाकर वह अपने बंगले से बाहर चला गया। दूसरी ओर कार्तिक का दिमाग खराब हो चुका था। उसने चेतावनी के साथ मीटिंग खत्म की कि सारे आदमी मिलकर हर जगह मिस्री की तलाशी करें। वह उसे किसी भी हाल में चाहिए। उसके ऑर्डर पर हर तरफ मिस्री की तलाशी शुरू हो गई। कई जगह पोस्टर लगाए गए। इसकी खबर जब राइफल को मिली तो उसने अपने बंगले की सिक्योरिटी और बढ़ा दी और मिस्री का रूम से बाहर कदम रखना भी मना कर दिया। मिस्री हर पल के लिए नजरबंद हो गई। कार्तिक हर तरह से उसकी तलाशी करवा रहा था। मंदिर, हॉस्पिटल, उसके ऑर्डर पर पुलिस वाले भी छापामारी कर रहे थे। बस किसी का भी हाथ राइफल के बंगले तक नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि वह भी कोई मामूली शख्सियत नहीं था। वह भी जाना माना अपराधी था। दौलत की भी उसके पास कोई कमी नहीं थी और बड़े बड़े लोगों से उसका संपर्क भी ऐसा था कि उस पर हाथ डालना भी किसी के लिए आसान नहीं था। कार्तिक को पता था कि इन सबके पीछे राइफल का हाथ लग रहा है। उसे इसके सबूत मिल चुके थे और वह एक्शन लेना भी चाहता था, मगर बीच में विवेक जी उसका रास्ता काट रहे थे। उनका मानना था कि अभी उनके सामने दो दुश्मन है, एक रॉयल ग्रुप और दूसरा राइफल। अभी अगर उन लोगों ने उन दोनों से उलझने की कोशिश की और दोनों एक हो जाएंगे, किंग की पोजीशन खतरे में आ सकती है। उनके सारे पार्टनर्स उनके खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन बाकी पार्टनर्स से अच्छा था। कार्तिक तो फिर बहुत कुछ करने को तैयार था। बस उसके पापा की पॉलिटिक्स
उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। और बीच बीच में घर पर भी प्रेम और नैना का झगड़ा भी कभी कभी बहुत ही भीषण हो जाता। दोनों ही एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते थे, हमेशा एक दूसरे को गिराते रहते थे। ना प्रेम कोई मौका छोड़ता था उसे परेशान करने का, ना नैना। दोनों एक दूसरे की खींचातानी करने पर तुले हुए थे। इधर मिश्री राइफल की बेटी का ख्याल तो रख रही थी, साथ ही वहां से भागने की प्लानिंग भी कर रही थी। वह कोशिश भी कर रही थी कि किसी तरह वह किसी का फोन हासिल करे और अपनी मदद के लिए कार्तिक को बुलाए। चोरी से फोन भी उसके हाथ में आ रहा था, तो वह किसी न किसी बहाने पकड़ी जाती थी। और जितने भी दिनों से वह राइफल के घर में थी, उस औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज से वह तंग आ चुकी थी। रात के 10 बज रहे थे, फिर वही चीखना चिल्लाना उसे सुनाई दिया। आज तो उससे रहा नहीं गया। वह दनदनाते हुए कमरे से बाहर निकली। इस वक्त राइफल की बाकी गुंडे किसी और काम में लगे हुए थे। बॉडीगार्ड भी वहां पर नहीं थे। और फिर उस कमरे के सामने आई, जिसके अंदर से वह आवाजें आ रही थी। उस औरत के चिल्लाने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उसने कमरे के अंदर देखा तो बेड पर बैठी औरत काफी हद तक घायल थी और उसके कपड़ों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसके सामने राइफल का दूसरा भाई राजेश खड़ा था, जिसके हाथ में बेल्ट था। उसने लोअर और बनियान पहन रखा था। बेड पर बैठी उसकी पत्नी ललिता थी। उसने मिश्री को देखा तो उसने तुरंत चादर खींचकर खुद को ढक लिया, मगर राजेश का पूरा ध्यान ललिता पर था। उसने एकदम से उस पर बेल्ट बरसा दिया और चिल्लाया, मेरी बात नहीं मानेगी तू? बोल, मेरी सुनेगी या नहीं? और इसके बाद जैसे उसने दूसरा बेल्ट उस पर बरसाना चाहा, तभी उसकी बेल्ट को मिश्री ने कसकर पकड़ लिया और एक ही झटके में अपने हाथ से खींच लिया। हे, कौन है तू? मेरे रूम में कैसे आई? मालूम है तुझे मैं कौन हूँ? राजेश मिश्री पर गुस्से में चिल्लाया। मिश्री भी उस पर बहुत गुस्से में चिल्लाई। हाँ, तू है एक जंगली जानवर। बहुत मजा आ रहा है ना उन पर अत्याचार करने में? अब बताती हूँ तुझे। मिश्री बहुत भड़क चुकी थी। अगले ही पल उसने बेल्ट को फटकार कर राजेश की पीठ पर बरसा दिया। उसके गुस्से की तरह ही कड़कता हुआ बेल्ट जब उसकी पीठ पर पड़ा तो वह अकड़ कर रह गया। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। वह अपने नौकरों का नाम लेकर पुकारने लगा, राजू, उमेश, सोम, कहाँ मर गए सबके सब? कौन है ये पागल लड़की? तभी मिश्री उल्टे पांव उस कमरे के गेट के पास गई और उसने रूम अंदर से लॉक कर दिया। वह इस कदर गुस्से में थी कि उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह उल्टे पांव राजेश के पास वापस आई, जो नशे में था और गुस्से में उस पर भी हाथ उठाना चाहता था, लेकिन वह कुछ करता उससे पहले ही मिश्री ने उस पर और बेल्ट बरसा दिए। क्यों, अब मजा आ रहा है? बेचारी को रोज रोज मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने फिर उस पर बेल्ट बरसाते हुए गुस्से में पूछा और उसे धकेल दिया तो वह फर्श पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए बोला, मेरी बीवी है वह, उसे मारूं चाहे कुछ भी करूं। तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? बॉडीगार्ड कहाँ गए सारे? नौकरों? अरे मर गए क्या? कौन है ये? वह अपने आदमियों को बुलाने लगा। 2-3 बॉडीगार्ड उसके कमरे के बाहर आए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। तुझे क्या लगता है तेरे नौकर आकर तुझे बचा लेंगे? बचाएंगे, लेकिन तब तक तुझे मैं सही सबक दे दूंगी। औरत को खिलौना समझा तूने? रोज उसके साथ खेलेगा तू? जब से आई हूँ मेरे कान में दर्द हो गया। ये चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मिसी उस पर बहुत गुस्से में चिल्लाई और साथ ही वह उस पर बेल्ट भी बरसाती रही। वहीं बेड पर बैठी औरत मिसी को गुस्सा करते हुए उसके पति पर हाथ उठाते हुए देख रही थी। वह इस हद तक डरी हुई थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। निकलता भी कैसे? अत्याचार से वह खुद को इतना कमजोर समझने लगी थी कि ना तो वह कभी खुद के लिए आवाज उठा पाई, ना आज अपने पति के बचाव में कुछ बोल पाई। कहीं ना कहीं उसके दिल में सुकून मिल रहा था कि जो इंसान रोज उसे जख्म देता है, आज उस जख्म को महसूस करने का मौका उसे भी मिला है। वहीं इस वक्त मिश्री का एक नया रूप सामने आया था। जहां वह अन्याय का विरोध कर रही थी, वह हमेशा से ही ऐसी थी। वह तो बस नैना का अत्याचार इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि वह उसकी बहन थी और नैना ने उसे ऐसी दवाइयां दे रखी थी कि उस वक्त वह कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी और न अपने बचाव में कुछ कर पा रही थी। और यहाँ आने के बाद रोज रोज ललिता का दर्द भरा चिल्लाना रोना भी सुन सुनकर उसका दिल फट रहा था। और जब उसे मौका मिला तो वह अच्छे से इसका फायदा उठाना चाहती थी। बाहर से सभी नौकर और बॉडीगार्ड दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे और मिस्री पागल होकर जितना उस आदमी को मार सकती थी मार रही थी।
उस कमरे को उस ललिता की चीखें सुनने की आदत पड़ गई थी और आज जब राजेश दर्द से चिल्ला रहा था तो कमरे का पुर्जा पुर्जा कांप रहा था। ललिता भी मिस्री को कृतज्ञ नजरों से देख रही थी, जैसे आंखों में ही उसे धन्यवाद दे रही हो। फिर एकदम से सारे नौकर और बॉडीगार्ड दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। बॉडीगार्ड पहले आगे पहुंचे और उन्होंने एकदम से मिस्री के पास को सोफे पर धकेल दिया और उसके हाथ से बेल्ट छीनकर उसके गाल पर कसकर चांटा मारा। दूसरा बॉडीगार्ड भी मिस्री को चांटा मारने ही वाला था, तभी कोई जोर से चिल्लाया, स्टॉप। उस बॉडीगार्ड का हाथ रुक गया। सबने पलटकर गेट की ओर देखा तो सामने राइफल खड़ा था, जो बहुत गुस्से में उन दोनों बॉडीगार्ड को घूर रहा था। मैं उन दोनों के सामने आया। ये क्या कर रहे थे तुम लोग? मैं गुस्से में उन पर चिल्लाया। अरे, उन पर क्या चिल्लाता है? मेरे बॉडीगार्ड है। ये बेवकूफ औरत मुझ पर हाथ उठा रही थी, इसलिए मेरे बचाव में ये उसे मार रहे थे। क्यों उसे बचा रहा है? राजेश गुस्से में बोला। तो राइफल ने उसे गुस्से में घूर कर देखा। यहाँ का मालिक कौन है? गलती कोई भी करे, सजा देने का हक सिर्फ मुझे है। और तुम दोनों होते कौन हो इस पर हाथ उठाने वाले? राइफल गुस्से में उन दोनों बॉडीगार्ड के सामने आया और उसने उन दोनों को धक्का दे दिया। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है मैंने। ये गलती भी करेगी तो सजा सिर्फ मैं दूंगा। राइफल ने वहां मौजूद सबको घूरते हुए कहा और अब घायल राजेश के सामने आया। और तू मेरा भाई है तो क्या हुआ? अपनी बीवी पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आज किसी और के हाथ से मार खाकर तुझे कैसा लगा? वह राजेश उठकर खड़ा होने लगा। मतलब, इसे अपनी बेटी का मन बहलाने के लिए रखने के साथ इसके हाथों मुझे मार खिलवाने के लिए रखा है तूने? भूल मत, जिसके लिए तू इस वक्त मेरे साथ लड़ रहा है ना, उसके पति को पता चला कि यह तेरे घर में है तो जड़ से तुझे बर्बाद कर देगा। इस बात पर राइफल मुस्कुराया। यह तो हमारे बीच की जंग है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि भाभी पर हाथ उठाना छोड़ दे। तू भाई है मेरा, इसलिए मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाता। और भाभी भी कुछ नहीं बोलती, इसलिए उनके पक्ष में भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। मिस्री, उठो यहाँ से, चलो अपने कमरे में। राइफल ने मिस्री को घूरते हुए कहा। मैं उठकर उसके सामने खड़ी हुई। कमरे से बाहर जा ही रही थी कि उसने पलटकर राजेश को देखा। अभी तो मैं जा रही हूँ, अगर दोबारा मुझे आवाज़ सुनाई दी या तुमने एक खरोच भी उसे पहुंचाई तो दोबारा जिंदा नहीं बचेगा। मिस्री ने बहुत गुस्से में राइफल के भाई को धमकी दी और अकड़कर उसके कमरे से निकल गई, जैसे मैं यहाँ की रानी हो और ये सारे उसके नौकर। उसकी अकड़ को देखकर राइफल के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। राइफल बहुत गुस्से में अपने कमरे में आया, जहाँ मिस्री बेबी को गोद में लेकर खड़ी थी। राइफल ने एक मेड को आवाज दिया और उसके साथ बेबी को कमरे से बाहर भेज दिया। मेड जैसे ही बेबी को लेकर कमरे से बाहर गई, राइफल ने कसकर मिस्री को चांटा मारा। वह फर्श पर गिर गई। वह गुस्से में उसके सामने झुका और कसकर उसके बाल पकड़ने को हुआ तो मिस्री ने भी फुर्ती से उसके हाथ को झटक दिया और गुस्से में उठकर खड़ी हुई। मिस्टर राइफल, अपनी हद में रहिए। मैंने पहले भी कहा था कि मैं उतना ही बर्दाश्त करूंगी जितनी मेरी सहन शक्ति होगी। उस दिन आपने हाथ उठाया मुझ पर क्योंकि मैं यहाँ से भागने के लिए कार्तिक को कॉल किया था, लेकिन मैं कोई बेजुबान जानवर नहीं हूँ जिस पर आप हाथ उठाएंगे, और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी। मिस्री गुस्से में राइफल के ऊपर ही चिल्लाई तो राइफल ने भी गुस्से में उसकी कलाई पकड़कर उसकी पीठ के पीछे लगाकर मरोड़ने लगा। गलती तुम भी करोगी तो सजा से बचोगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को उस तरह से घायल करने की? मेरे एक भाई को तो तुम्हारे उस कार्तिक ने मौत के मुंह तक पहुंचा ही दिया है। वह अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और दूसरे को तुमने बुरी तरह से पीटा। राइफल ने गुस्से में उसकी कलाई मरोड़ते हुए कहा। आपको पता चल रहा है कि मैंने आपके भाई को मारा, तो कमरे में मेरी साइड क्यों ले रहे थे? मिसी के पूछने पर उसने उसे बेड पर धकेल दिया। वह बेड के ऊपर जाकर गिरी। वह गुस्से में उसके करीब गया और बेड के ऊपर एक पैर रखकर थोड़ा सा उसकी ओर झुका। अगर उस वक्त मैं तुम्हारी साइड नहीं लेता तो अब तक तुम जिंदा नहीं होती। जब तक तुम्हें मैं हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जहाँ मैंने दूसरों के भरोसे तुम्हें छोड़ा, सब भूखे जानवर की तरह तुम्हें खा जाएंगे। राइफल के मुंह से यह सुनकर वह उसे गौर से देखने लगी। वैसे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मेरा अपना भाई ललिता पर हाथ उठाता है। मैं उसे कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन वह मानता ही नहीं है। लेकिन मैं उस पर कभी हाथ नहीं उठा सकता और तुमने उसे चोट पहुंचाने की गलती की। यहाँ रहकर तुम अपनी हद मत भूलो। तुम सिर्फ मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए हो। यहाँ हो रहे न्याय अन्याय के बीच सवाल उठाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसलिए मुंह बंद करके रहना। राइफल ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा
और वहां से जाने लगा। मेरे अंदर इंसानियत अभी मरी नहीं है जो मैं अपने सामने अन्याय होते देखती रहूं। ना तो मैं खुद पर कोई अन्याय बर्दाश्त करूंगी, न किसी और पर। मिस्री की सख्त आवाज उसके कानों में गूंजी तो राइफल के बढ़ते हुए कदम ठहर गए। मैं डेविल इस्माइल के साथ उसकी ओर पलटा। मैं कुछ बोलने वाला था तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने पॉकेट से फोन निकाल कर देखा तो उसका दिमाग चेंज हो गया। इम्पोर्टेंट कॉल था, शायद वह कॉल आंसर करके रूम के बाहर चला गया। उसके कमरे से जाते ही मिस्री उठकर खड़ी हुई और उसने भी अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और कार्तिक को याद करने लगी कि वह कितना प्यार से रखता था उसे। फिर उसे याद आया कि कार्तिक माफिया किंग है, वह अंडरवर्ल्ड का डॉन है। यह बात कार्तिक ने उसे क्यों नहीं बताई? इस सवाल का जवाब उसके दिल ने ही उसे दिया कि कैसे बताता। जब वह उसकी जिंदगी में आई तब तो खुद अपने होशो हवास में नहीं थी। नैना ने उसके दिमाग को पहले ही खराब कर दिया था। कार्तिक अपनी सच्चाई बताता भी तो कैसे? और क्या वह समझ पाती तब? चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसे चुपचाप यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। यहाँ से निकलने के लिए दो ही रास्ते हैं मेरे पास। सबकी नज़रों से बचकर भागना होगा या फिर किसी तरह काशी तक मेरी खबर पहुंचानी होगी। वह बेचैन होकर यह सब सोच रही थी। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक हफ्ता और गुजर गया, अब तक मिस्री का कहीं कुछ पता नहीं चला। वह राइफल क्या चीज है? वैसे तो तुम लोग बहुत घमंड दिखाते हो कि इतने बड़े क्रिमिनल हो, इतने कांड किया तुमने, और उसके घर जाकर पता नहीं कर सकते कि मिस्री वहां पर है या नहीं। कार्तिक अपने सामने खड़े सारे क्रिमिनल्स पर गुस्सा कर रहा था। कार्तिक बहुत गुस्से में था। उसके सामने 10-20 लोग खड़े थे और विवेक जी वहीं पास की कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसने बहुत गुस्से में उन्हें देखा और उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। पापा, आप क्यों खेल रहे हो मेरे साथ ऐसा खेल? जब हम लोगों को पता है कि शायद मिस्री को राइफल ने ही किडनैप किया है, तो आप मुझे उसके बंगले पर जाने क्यों नहीं दे रहे? हर रोज एक नया ड्रामा हो रहा है। कभी बेंगलुरु में मीटिंग के लिए जाओ तो कभी जर्मनी। 19-20 करके आप सिर्फ मुझे भगा रहे हैं। चाहते क्या हैं आप? मैं बहुत गुस्से में उनके सामने आकर चिल्लाया। लेकिन पहले तो उसके कुछ भी कहने का असर उन पर हुआ नहीं। फिर वह उसे गुस्से में घूरने लगे। काशी, पागलपन छोड़ दो। क्यों एक लड़की के पीछे भाग रहे हो? भूलो मत, तुम अंडरवर्ल्ड किंग हो। तुम चाहो तो हजारों लड़कियां तुम्हारे कदमों में होंगी। भूल जाओ उसे और अपने काम पर फोकस करो। उनके यह कहने पर तो काशी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। क्या कहा आपने? भूल जाऊं उसे? भूलने के लिए वह कोई पुरानी याद नहीं, मेरी पत्नी है। प्यार करता हूँ उससे, कभी नहीं भूलूंगा उसे। बरखुरदार, ये प्यार मोहब्बत शायर की लिखी शायरी में अच्छी लगती है। इसके पीछे दीवाने होने वाले लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। तुम अपनी बर्बादी का सीढ़ी खुद तैयार मत करो। उसे भूलकर अपने काम पर ध्यान लगाओ। क्यों उसके लिए पागल हो रहे हो? अब जो जानवरों के बीच फंसी है, क्या वह अब तक तुम्हारे लिए सलामत बची होगी? कई लोग अब तक उसे बर्बाद कर चुके होंगे। अब उनके मुंह से यह सुनकर तो कार्तिक अपने आप ही से बाहर हो गया। उसने पास के टेबल पर कसकर लात जमा दिया और उन्हें उनकी कुर्सी पर धकेल दिया। उसके धकेलने पर वह कुर्सी पर जा गिरे। आप बाप हैं मेरे, इसलिए आप पर हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन प्लीज अपनी जुबान पर लगाम रखिए। मेरी मिस्री को कोई कुछ नहीं कर सकता। वह भले ही मासूम दिखती हो, लेकिन अपने लिए लड़ना उसे आता है। मैंने सिखाया है, वह कभी किसी के आगे हार नहीं मान सकती। वह मेरी थी, है और हमेशा रहेगी, और मैं उसे हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे राइफल से ही क्यों ना टकराना हो। और आप मुझे रोक नहीं सकते। आज तो किसी भी कीमत पर मैं उस राइफल के बंगले पर जाकर रहूंगा। कार्तिक ने बहुत गुस्से में उनसे कहा और उसके केबिन से बाहर निकल गया। उसे इस तरह गुस्से में जाते देख विवेक जी थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने अपने सामने खड़े आदमियों की ओर देखा। उसे सावधान कर दो और जाओ कार्तिक के पीछे, देखो कि कुछ गलत न कर बैठे। उन्होंने अपने सामने खड़े उन गुंडों से कहा, जिसमें कुछ बॉडीगार्ड भी थे, जो दौड़ते हुए कार्तिक के पीछे कमरे से बाहर चले गए। बरखुरदार बेटे हो मेरे, तुम करोगे उतना जितना मैं चाहूंगा। तुम्हारी उड़ान मैं तय करूंगा, मंजिल भी तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितना मैं चाहूंगा। यह बोलकर विवेक जी कुटिलता से मुस्कुराए। कार्तिक बहुत गुस्से में उसके केबिन से बाहर निकलकर मीटिंग हॉल की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे प्रेम नजर आया। प्रेम उसे परेशान देखकर, भाई आप फिर गुस्से में हैं? आप कहाँ जा रहे हैं आप? सिर्फ मैं नहीं, तुम भी जा रहे हो। हम राइफल के बंगले पर अटैक करेंगे। अगर मिस्री उसके पास है तो उसे छुड़ाना है। कार्तिक ने चलते हुए ही बहुत सीरियस होकर कहा।
प्रेम भी उसके कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था। प्रेम कुछ सोचने लगा, वह उसे सोचते हुए देखकर। क्यों डर लग रहा है? प्रेम डेविल स्माइल के साथ। जब आप मेरे साथ हो तो डर किस बात का? भाई मैं तो ये सोच रहा था कि आज राइफल का किस्सा खत्म ही कर देते हैं। ये कहकर प्रेम ने हाथ आगे बढ़ाया तो दोनों ने पंजा लड़ा लिए और जुनून के साथ आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था कि दो खूंखार सेठ जंगल के लिए निकल रहे हो। बात सही भी थी। वह दोनों जैसे उस कंपनी से निकलकर मेन गेट पर आए, उन दोनों को 100-150 बॉडीगार्ड ने घेर लिया। 10 ब्लैक कारें लाइन से खड़ी हो गईं। दोनों एक ही कार में बैठे। ड्राइविंग सीट पर प्रेम बैठा था और पैसेंजर सीट पर कार्तिक बैठा। गुस्से के मारे तो कार्तिक के दिल में ज्वालामुखी फूट रहा था। वह तय कर चुका था कि आज मिस्री को अपने काबू में लेते ही वह राइफल का नामो निशान मिटा देगा। अगर उसने उसकी मिस्री को एक खरोच भी पहुंचाई होगी तो वह उसे जख्मों के दलदल में धकेल देगा। उसे इस कदर घायल कर देगा कि वह सांस लेने काबिल भी नहीं रहेगा। अपने भाई की तड़प और गुस्सा देखकर प्रेम को भी गुस्सा आ रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सड़कों पर हर तरफ अंधकार फैला हुआ था। सड़क किनारे पोल पर लगी लाइट ही जल रही थी और कार्तिक पूरी फौज के साथ राइफल के बंगले की ओर बढ़ रहा था। 5 कारें उसके कार के आगे थीं और 5 पीछे। उसकी कारें सड़कों पर दौड़ रही थीं। 15 मिनट बाद ही सामने की 5 कार एक बंगले का दरवाजा तोड़ते हुए एक के बाद एक अंदर घुसी और लाइन से जाकर रुकी और बंगले के सारे बॉडीगार्ड उनमें से निकल आए। आगे की कारों को रुकते देख प्रेम ने भी अपनी कार को रोका। उसकी कार के रुकते ही पीछे की कार भी रुक गई और 50 बॉडीगार्ड आगे आए और उन दोनों को अपनी सुरक्षा के घेरे में घेर कर खड़े हो गए। कार्तिक के इशारे पर वह उससे 4 कदम की दूरी बनाकर गोल घेरा बनाकर उसके साथ चल रहे थे। कार्तिक बहुत गुस्से में था। उसने अपने बॉडीगार्ड से AK-47 अपने हाथ में ले लिया। प्रेम ने भी गन अपने हाथ में लिया और निशाना लगाने की पोजीशन में आगे बढ़ने लगा। दोनों भाई जंगबाज नजर आ रहे थे। उन दोनों से पहले उनके बॉडीगार्ड राइफल के बंगले के इंटर गेट तक पहुंचे और उन्होंने गेट पर खड़े बॉडीगार्ड के ऊपर गोलियां बरसाते हुए गेट को ओपन किया और बंगले के अंदर दाखिल हो गए। आगे बढ़ते हुए कार्तिक हर तरफ नजर घुमा रहा था। उसे थोड़ा संदेह हुआ, फिर भी वह अंदर गया। अंदर हॉल में जैसे ही वह लोग दाखिल हुए 40-50 बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए, लेकिन कार्तिक के 150 बॉडीगार्ड के सामने वह लोग कहाँ टिकते। कार्तिक के एक ही इशारे पर जब उसके बॉडीगार्ड ने उन गुंडों पर गोलियां बरसाना शुरू किया और सारे बॉडीगार्ड पर निशाना लगाने लगे तो वह लोग कुछ ही देर में ढेर हो गए। फिर तो उसके सारे बॉडीगार्ड बंगले के चारों तरफ फैल गए। पुर्जे पुर्जे कोने कोने अच्छे से चेक किया। कार्तिक भी AK-47 हाथ में थामे बंगले के हर कमरे में जाकर चेक कर रहा था, लेकिन हर कमरा खाली निकला। सिर्फ नौकर और कुछ गुंडे ही डरे हुए से नजर आए। भाई लगता है हमारे आने की खबर राइफल को पहले से ही मिल चुकी थी। परिंदा उड़ गया यहाँ से। प्रेम ने कार्तिक के पास आकर जबड़े मसलते हुए कहा। कार्तिक का खून और खराब हो गया। वह नीचे के कमरे से निकलकर ऊपर के कमरे में गया। ऊपर के सारे कमरों को वह अपने बॉडीगार्ड के साथ चेक करने लगा। सर, यहाँ इस कमरे में। एक कमरे से बॉडीगार्ड ने आवाज दिया तो प्रेम और कार्तिक दौड़ते हुए उस कमरे में गए। कमरे में पहुंचकर कार्तिक का गुस्सा और बढ़ा, क्योंकि वह लोग इस कमरे में पहुंचे जहां मिस्री को बंद करके रखा गया था। कुर्सी में बंधी हुई रस्सी अभी नजर आ रही थी। कार्तिक उस कुर्सी के करीब गया तो कुर्सी के नीचे उसे चूड़ी के टूटे हुए कुछ टुकड़े नजर आए। वह घुटने के बल उस कुर्सी के सामने झुका और उसने टूटी हुई चूड़ी को अपने हाथ में उठा लिया। उस चूड़ी को पहचानना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस चूड़ी को उसी ने मिस्री की कलाई पर पहनाया था। उसने अब नजर उठाकर उस कुर्सी के दोनों साइड को देखा, जहां खून की कुछ बूंदें लगी हुई थीं। रस्सी जिस तरह से लगी हुई थी, साफ समझ आ रहा था कि कुर्सी के दोनों साइड मिस्री की कलाई को बांधा गया होगा और वह छूटने की कोशिश कर रही होगी तो रस्सी से उसकी कलाई छिल गई होगी। हाथ ज्यादा पटकने और झटकने के कारण कलाई से चूड़ी टूटकर हाथों में चुभा होगा और वहीं नीचे गिर पड़ा है। अब तो कार्तिक के रोम रोम में बारूद से लगने लगा। मिस्री का नाम लेकर वह बहुत जोर से चिल्लाया, वह भी इतना जोर से कि बंगले का पुर्जा पुर्जर तक गूंज गया। कार्तिक बहुत होशियार समझता है खुद को। मेरे बंगले पर अटैक करने चला था। उसको लगा मैं बेवकूफ हूँ, उसके आने का इंतजार करूंगा। अपने दूसरे बंगले में बैठे राइफल ने घमंड के साथ कहा। उसके सारे साथी वफादार बॉडीगार्ड उसके सामने खड़े थे और कुछ कदमों की दूरी पर ही
मिस्री 4 बॉडीगार्ड के बीच खड़ी थी। दरअसल जैसे ही कार्तिक अपनी कंपनी से राइफल के बंगले पर अटैक करने के लिए निकला, उसी वक्त राइफल को उसके आने की खबर मिल गई थी और वह पलक झपकते ही वहां से अपना तंबू उखाड़कर दूसरे बंगले पर रवाना हो गया। उस दिनों में मिस्री बेबी की जरूरत बन गई थी और वह मिस्री को अपने पास रहकर कार्तिक को तड़पाना भी चाहता था। वह मिस्री को चोट भी पहुंचाना चाहता था, मगर जिस तरह निस्वार्थ होकर मिस्री बेबी का ख्याल रख रही थी, वह उसे तकलीफ नहीं दे पाया। लेकिन उसके दिल में जो कार्तिक के लिए दुश्मनी थी, वह भी कम नहीं थी। इसलिए वह उसे 4 बॉडीगार्ड के बीच हर पल नजरबंद रखने लगा। राइफल के कमरे से खाली हाथ लौटने पर कार्तिक का मूड बहुत खराब था। पूरी रात गुस्से में तड़पते और चीजें तोड़ते हुए उसकी गुजरी। वह घर गया ही नहीं, कंपनी में ही उसके लिए एक कमरा तैयार था। वह वहीं रुका और त्रिवेणी जी और कोकिला जी के लिए उसने खबर भिजवा दी कि काम ज्यादा है इसलिए घर नहीं आएगा। और ये जानकर नैना को भी बहुत गुस्सा आया, मगर वह कर भी क्या सकती थी। अगली सुबह फिर एक जुनून के साथ कार्तिक जागा। उसने अपने आदमियों की नाक में दम कर रखा था। जो लोग भी निराश लौट रहे थे, उनके पास मिस्री की कोई खबर नहीं थी। वह उन पर बहुत गुस्सा कर रहा था और उन पर गोलियां भी बरसा रहा था, मगर ऐसी जगह पर जिससे उनकी जान न जाए और उन्हें सही सबक मिले। और उसने उन जासूस को भी काम पर लगा दिया कि वह अब राइफल के अगले ठिकाने का पता लगाएं। इन सबके बीच विवेक जी फिर उसे काम में उलझाने लगे। उन्होंने उसे बताया कि ब्राजील में उसकी एक मीटिंग है, जहां उसे जाना ही है। वह भी अपनी वाइफ के साथ। ब्राजील के प्रेसिडेंट की वेडिंग एनिवर्सरी है। मीटिंग के बाद उन्होंने पार्टी के लिए भी उसे चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। मैं कहीं भी नहीं जा रहा, आपको जो करना है कर लो, उनके सामने आकर कार्तिक ने गुस्से में कहा। वह भी सुलग कर उसके सामने आए। जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि अब किंग हो तुम। प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप वहां जाओ। उनके साथ हमारा रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। अगर सीधे से तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अब तक तो प्रेम को काबू कर रहा था, तुम्हारी माँ तक मेरे हाथ गए तो सोच लेना। आप मॉम के साथ कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बच्चा नहीं रहा, आपको सबक सिखा सकता हूँ। वह भी गुस्से में उनके सामने आया। बरखुरदार, अभी तुम बच्चे ही हो मेरे सामने। ये तख्तो ताज सब तुम्हारा नाम पर है, लेकिन इस पर हुकूमत मेरी चलती है। तुम और प्रेम दोनों यहाँ इंडस्ट्री में हो। बंगले में सिर्फ मेरे आदमी तुम्हारी और मेरी माँ हैं। सोचो, तुम्हारे पहुंचने तक अगर वहां कुछ हो गया तो, तुम्हारे पहले बंगले की तरह वहां भी ऐसा एक धमाका हुआ तो। उनके यह कहने पर वह एकदम से लेकर पागल हो गया। उसने एकदम से उनका कॉलर पकड़ लिया। आप मुझे बार बार ब्लैकमेल करके अपने इशारों पर नचाना छोड़ दीजिए। क्यों मुझे बार बार अपनी हद पार करने पर मजबूर करते हो? उसने उनका कॉलर पकड़कर कहा। दोनों ने भी उसे अपने से दूर धकेल दिया। सीधे से अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं ये सब क्यों करूं? चुपचाप जाने की तैयारी करो। मैंने नैना को कह दिया है और तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए प्रेम भी तुम्हारे साथ जा रहा है। कोई होशियारी मत करना, वरना तुम जानते हो मैं किस हद तक जा सकता हूँ। उन्होंने उसकी नजरों में देखकर सीरियस होकर कहा और उसके सामने से गुजर गए। कार्तिक को बहुत गुस्सा आया। उसने पास की दीवार पर कसकर मुक्का जमा दिया। दीवार का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसके हाथ में ही चोट आ गई। ब्राजील जाने के लिए कार्तिक का दिल बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन विवेक जी ने जैसी उसे धमकी दी थी, वह जानता था कि वे किसी भी हद तक जाएंगे और वह नहीं चाहता था कि वह उसकी माँ और दादी को कोई तकलीफ दे। इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो गया। नैना को लेने के लिए प्रेम खुद गया था। वह उसे लेकर इंडस्ट्री में पहुंचा। फिर तीनों पर्सनल फ्लाइट में ब्राजील जाने के लिए रवाना हो गए। कार्तिक फ्लाइट में बैठा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसके दिल में तो सिर्फ मिस्री के लिए तड़प थी और प्रेम बड़े आराम से नैना को निहार रहा था। वहीं नैना की नजरें कार्तिक पर टिकी हुई थीं और वह बहुत गहराई के साथ दिल में कुछ सोच रही थी। बहुत भाग लिया कार्तिक तुमने मुझसे दूर। अब तो मिस्री भी नहीं है। ब्राजील पहुंचते ही मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा। अब बहुत कर ली मैंने तुम्हारी वाइफ बनने की एक्टिंग। अब तो पूरी तरह तुम्हारी वाइफ बनकर ही रहूंगी। और मैंने सोच लिया है कैसे। मैं मन ही मन सोच कर इतराने लगी। लगता है मैडम अपने दिमाग में कुछ खतरनाक खिचड़ी पका रही हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। उसके हर एक्सप्रेशन पर प्रेम की नजर थी। इधर मिश्री का दिन बेबी का ख्याल रखते हुए ही ढल गया। रात में वह बेबी को लेकर बेड पर सो रही थी। उसे कुछ चीज गिरने की आवाज सुनाई दी तो उसकी नींद खुल गई। आज भी उसे अपना दिल बहुत बेचैन लगा,
एकदम घुटन सी महसूस हो रही थी उसे। वह बेचैन होकर बेड से उतरी और कमरे के बाहर आई। वह बालकनी के बॉर्डर तक आई, तब उसे नीचे हॉल में कुछ लोग दिखे। 40-50 लोग थे। छोटे बड़े कार्टून लेकर राइफल के गोदाम की ओर जा रहे थे। उसकी नजर वहीं फर्श पर गिरे हुए एक आदमी पर पड़ी, जिसके हाथ से कार्टून छूटकर गिर गया था। और कुछ कांच की बर्नी फर्श पर गिरी हुई थी। उसने बहुत गौर से देखने की कोशिश की, मगर उन बर्नी में क्या है उसे दिखा नहीं। वहीं उसके पास खड़ा आदमी उस पर गुस्सा कर रहा था। अबे बेअकल, क्या कर रहा है? पता है ना उसके अंदर क्या है? अगर एक चीज भी खराब हुई तो तेरा निकाल कर उसके अंदर रख देंगे। यह सुनकर जमीन पर गिरा हुआ आदमी डर गया। वह लोग बहुत हड़बड़ी में अब गोदाम की ओर जाने लगे। वह सब इतने हड़बड़ाए हुए थे कि किसी की नजर भी मिस्री पर नहीं गई। मिस्री को उन सब पर डाउट हुआ। वह सभी हॉल से होते हुए गोदाम की ओर गए। मिस्री ने आसपास नजर रखा और सावधान होकर धीरे से सीढ़ी से नीचे उतरी वह, और गोदाम की ओर वह भी चल पड़ी। वह उस गोदाम के बाहर आई। दरवाजा अंदर से बंद था, तो चुपके से खिड़की के पास गई। उसने अंदर झांक कर देखा। मिस्री के मन में बेचैनी सी उठने लगी कि आखिर इतनी रात को ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी वो देखती है कि राइफल टेढ़ी मुस्कान के साथ। फिकर क्यों करता है? समाज सेवा के नाम पर भारत के हर कोने में हम अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, एकदम निःशुल्क, और लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी बड़ी बीमारियां बताकर उनका डेथ सर्टिफिकेट रेडी करेंगे, और पोस्टमार्टम के नाम पर उनके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। बेचारे अनपढ़ गंवार लोग अपने परिजनों के मरने के गम में कभी चेक नहीं करते कि उनके अपनों के अंदर से क्या क्या निकाल लिया गया है। और जिनकी फैमिली के लोग समझदार होते हैं, उनमें से कुल पैसों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं, और कुछ अपने आप को बेचने को तैयार। उन लोगों के बीच हो रही इन सारी बातों को सुनते हुए मिस्री के पैरों तले की जमीन खिसकती जा रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सरकारी हॉस्पिटल खुलवाने के नाम पर ये लोग इतना घिनौना काम कर रहे हैं। लोगों की जिंदगियों के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ चल रही है। इंसान को भी व्यापार का सामान बना रखा है इन लोगों ने। इतने से काम नहीं चलेगा। अगले महीने बड़ा स्टॉक रेडी करना है। अमेरिका और जर्मनी से ज्यादा डिमांड आ रहा है। बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम ढूंढो, और जितना हो सके लोगों को बेवकूफ बनाओ। उन्हें जानबूझकर ऐसी दवाई दो जिससे वह ठीक होना छोड़ उनकी तबीयत और खराब हो जाए। वह भी होशियारी से। राइफल की आंखों से दिख रहा था कि उनमें भी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। बहुत होशियारी से अपना काम करना। किंग को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वही एक है जो हमारे रास्ते की रुकावट बन सकता है। वैसे तो ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि मैंने सबसे बड़े खिलाड़ी को अपने फेवर में कर लिया है। बेचारा कार्तिक किंग बनकर जरूर बैठा है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि उसके साथ कौन गेम खेल रहा है। चेहरा उसका है, खिलाड़ी कोई और, कोई अपना ही उसके पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है। ये कहकर राइफल हंसने लगा। उसके बाकी साथी भी उसके साथ हंस रहे थे। राइफल के मुंह से ये सब सुनकर मिस्री को बहुत गुस्सा आने लगा। वह मन में यह भी सोचने लगी कि आखिर कौन है वह जो कार्तिक के साथ गेम खेल रहा है। वह लोग फिर अपनी बातों में गुम हो गए कि आगे कहाँ, कैसे, किस पार्सल को कहाँ भिजवाना है। इन सब के बारे में बात कर रहे थे कि तभी एक डॉक्टर की नजर खिड़की पर गई, तो उसे वहां किसी की परछाई नजर आई। डॉक्टर परेशान होकर खड़ा हो गया। कौन है वहां? कौन है खिड़की के पास? डॉक्टर ने टेंशन में ये कहा, तो सभी हरकत पर आए। उसकी आवाज सुनकर मिस्री झट से वहां से भागी। इधर डॉक्टर ने बता दिया कि उसने खिड़की के पास किसी को देखा है। कुछ लोग तो उस पर ही गुस्सा करने लगे कि उसने पहले चिल्लाया क्यों। वह लोग खामोशी से उसको पकड़ सकते थे। फिर सभी सतर्क होकर खिड़की के पास चल दिए, और कुछ तो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। मिसी को जैसे ही पता चला कि डॉक्टर ने उसे देख लिया है, वह झट से सीधी कमरे की ओर भागी, और 2-3 सीढ़ी एक बार में ही चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर छलांग लगाते हुए घुस गई। राइफल के सारे आदमी और गुंडे डॉक्टर और बॉडीगार्ड के साथ सब तरफ फैल गए। सभी पागल होकर इधर उधर खिड़की के पास जिसकी परछाई थी उसे ढूंढने लगे। सबने डॉक्टर से पूछना भी शुरू किया कि उसने खिड़की पर किसे देखा था। खिड़की पर खड़े आदमी की उसने शक्ल देखी थी क्या? तो डॉक्टर बस इतना बता रहा था कि उसने किसी की परछाई देखी। पता नहीं वह आदमी था या औरत। लग तो औरत ही रही थी। डॉक्टर के मुंह से यह जानकर राइफल तुरंत अपने कमरे की ओर भागा। वह झट से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ, और उसकी पहले सख्त नजर मिस्री पर गई।
तो उसे बेड पर बेबी को गले लगाए सोई हुई मिस्री नजर आई। वह बहुत सुकून से बेबी के साथ सो रही थी। राइफल उसे शक भरी नजर से घूरते हुए उसके करीब गया। वह एकदम नॉर्मल लगी। फिर भी उसे पूरा डाउट था कि हो ना हो मिस्री ही उन लोगों की बातें सुन रही होगी। उसके दिमाग में कुछ आया। उसने मिस्री के नाक के आगे अपनी 2 उंगलियां लगाकर उसकी सांसों की गति चेक की। उसकी सांसें धीमी चल रही हैं या तेज। अगर वह दौड़कर कमरे में आकर लेटी है तो सांसें तेज होंगी, और अगर नहीं तो धीमी। दूसरी ओर कार्तिक और प्रेम नैना के साथ ब्राजील पहुंच चुके थे। तीनों अच्छे से तैयार होकर प्रेसिडेंट के पैलेस पर भी पहुंच गए। वहां पार्टी की बहुत खूबसूरत तैयारी की जा चुकी थी। मेहमानों से पूरा हॉल भरा हुआ था। अनगिनत जाने माने चेहरे वहां नजर आ रहे थे। तीनों के लिए सफर नया था, और चेहरा भी, क्योंकि ब्राजील वह तीनों कभी नहीं गए थे। प्रेम और कार्तिक ब्लैक कलर के पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट में थे। दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। नैना ने भी ब्लैक कलर का वन पीस ड्रेस पहना था। बहुत खूबसूरत लग रही थी वह भी। नैना तो बहुत ज्यादा खुश थी। नए नए चेहरे को देखकर ब्राजील के लोगों का नया ही पहनावा उसे नजर आया। बोलने खाने पीने का तौर तरीका सब अलग था। वह सबको देखकर बहुत उत्साहित थी। प्रेम पूरे मन से इन सारी चीजों को एंजॉय कर रहा था। कार्तिक का इन सब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका दिल तो बस इतना चाह रहा था कि अगर इस माहौल में मिस्री साथ होती तो लम्हा और खूबसूरत हो जाता। वह भी इस पल को दिल से एंजॉय करता। प्रेसिडेंट जब वहां आए, उन्होंने जब कार्तिक को वहां देखा तो खुश हो गए। कार्तिक भी उनके पास गया। उन तीनों के साथ विवेक जी ने एक और आदमी को भेजा था, जिसे ब्राजील की भाषा बहुत अच्छे से आती थी। वह ब्राजील में बोले जाने वाली हर भाषा के बारे में जानता था, जो प्रेसिडेंट साहब की कई हर बात को ट्रांसलेट कर कार्तिक को बता रहा था। उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ कार्तिक का वेलकम किया। उससे खूब सारी बातें की। कार्तिक को भी उनसे बातें करके अच्छा लगा। उनसे थोड़ी बातें प्रेम ने भी की। जब उन्होंने नैना को देखा तो किंग की वाइफ है जानकर उन्होंने उसका भी वेलकम किया, और पहली मुलाकात के तौर पर एक डायमंड का बहुत ही कीमती और प्यारा सा नेकलेस उसे गिफ्ट किया। वह तीनों भी उसके लिए गिफ्ट लेकर गए थे। कार्तिक ने भी प्रेसिडेंट की वाइफ को बेहद ही खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया, तो वह भी उसे देखकर खुश हो गई। प्रेसिडेंट भी उस नेकलेस को देखकर खुश हुए, और उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी वाइफ को वह नेकलेस पहना दिया, और उन्होंने जिद किया कि कार्तिक भी अपनी वाइफ को उनका दिया हुआ नेकलेस पहनाए। इस पर नैना बहुत ज्यादा खुश हुई। वह मना करता उससे पहले ही वहां मौजूद लोग जिद करने लगे, तो मजबूरन उसे नैना के गले में उस नेकलेस को पहनाना पड़ा। फिर सभी पार्टी को एंजॉय करने लगे। बाकी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, और कार्तिक और प्रेम सीरियस मैटर को लेकर प्रेसिडेंट साहब से बात कर रहे थे। उन दोनों को बिजी देखकर नैना ने सबको ड्रिंक दे रहे एक वेटर को अपने पास बुलाया, और उसने उसके हाथ से ड्रिंक का ट्रे ले लिया। नैना ने साथे नजरों से कार्तिक को देखा। आज तो किसी भी कीमत पर तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। तुम्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। नैना ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, और एक ड्रिंक के गिलास में उसने सबसे नजरें बचाते हुए कुछ गोलियां डाल दी, और उसे लेकर कार्तिक के पास पहुंच गई। आज उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। कार्तिक को तो पता ही नहीं था कि उसके दिमाग में क्या पक रहा है। नैना ड्रिंक को लेकर उन लोगों के पास पहुंची। उसने एक ड्रिंक का गिलास प्रेम को थमा दिया, और दूसरा वह गोली मिली हुई कार्तिक को और एक प्रेसिडेंट साहब को दिया, और उन लोगों के इशारे पर एक गिलास उसे भी उठाना पड़ा। वह लोग पीने लगे तो उन्होंने उसे भी पीने का इशारा किया। मजबूरन उसे भी उस ड्रिंक को पीना पड़ा। वह बहुत कड़वा लगा उसे शराब से भी ज्यादा। वैसे तो अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाकर वह कई बार शराब टेस्ट कर चुकी थी, लेकिन यह उससे अलग था। ड्रिंक पीने के बाद सबने थोड़ी देर पार्टी एंजॉय किया। वह लोग वहां से जाने लगे तो प्रेसिडेंट साहब ने फिर जिद किया कि वह लोग आज की रात वहीं रुक जाएं। उनके पैलेस के ऊपरी फ्लोर पर बहुत सारे कमरे खाली हैं। वह लोग किसी में भी जाकर रह सकते हैं। उन्होंने जिस तरह जिद किया, वह लोग मना नहीं कर पाए। कार्तिक बिना किसी से कुछ कहे ऊपर एक कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे नैना भी चल पड़ी। ये लोग प्रेसिडेंट साहब के पैलेस में थे, इसलिए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं थी। प्रेसिडेंट साहब के पैलेस पर पहले से ही बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। प्रेम का अभी भी पार्टी से मन नहीं भरा था। पार्टी में मौजूद खूबसूरत लड़कियां उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट थीं, और उससे बातें कर रही थीं। जिसे इंग्लिश आता था वह इंग्लिश में उससे अच्छे से बातें कर रहा था।
वह उन लोगों के कहने पर उसने थोड़ा और ड्रिंक कर लिया तो उसे नशा कुछ ज्यादा होने लगा। वह भी ऊपर फ्लोर की ओर चला गया। नैना ऊपर आई तो लाइन से सारे कमरे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस कमरे में कार्तिक गया होगा। ड्रिंक ने अब उस पर भी असर करना शुरू कर दिया था। उसका भी सिर घूम रहा था। यार ये कैसा ड्रिंक था, शराब से भी तेज। मुझे तो लगा ही नहीं कि वह शराब होगा। मैंने तो नशे की गोली सिर्फ कार्तिक की ड्रिंक में डाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा है वह सब मेरी ही ड्रिंक में आ गया। नैना सर झटकते हुए आगे जाते हुए बोली। आगे का पूरा रास्ता उसके लिए डोल रहा था। वह चीजों को पकड़ते हुए आगे जा रही थी। पैलेस काफी खूबसूरत था। रास्ते पर खूबसूरत लाइट्स लगी हुई थी। सब तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। उसने सोचा कि एक एक कमरे को चेक करना चाहिए। उसने दो तीन कमरों में झांक कर देखा। उसे कोई नजर नहीं आया। एक कमरे को खोलने पर उसे कार्तिक सोफे पर बैठा हुआ दिखा। वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी तो कार्तिक सोफे से उठा और बाथरूम में चला गया। वह खुश हो गई। वह कार्तिक के निकलने का वेट करने लगी। वह बाहर आ ही नहीं रहा था। उसकी नज़र चेंजिंग रूम में गई। उसे अपना ड्रेस अनफिट लग रहा था तो वह चेंजिंग रूम में चली गई। कार्तिक बाथरूम के अंदर था। सिंक के सामने खड़ा वह उल्टी कर रहा था। जो ड्रिंक उसने पिया वह उसे डाइजेस्ट नहीं हुआ और उल्टी से उसका सारा खाया पिया बाहर निकल गया। तब जाकर उसे राहत महसूस हुआ, लेकिन ड्रिंक का असर उस पर हो चुका था और उसने नैना को कमरे में आते हुए भी देखा था। वह बाथरूम से बाहर निकला। टॉवल से मुंह पोंछते हुए उसने कमरे में चारों तरफ देखा। उसे चेंजिंग रूम खुला दिखा। वह समझ गया कि वह वहीं होगी। वह दूसरे रूम में जाने के लिए उस कमरे से निकल गया। रास्ते में कोई मिला। उससे बातें करते हुए वह कॉरिडोर की ओर चल पड़ा। तभी वहां प्रेम आया। उसे भी काफी ज्यादा नशा हो चुका था। लड़खड़ाते हुए अपने लिए कमरा तलाश रहा था। वह एक कमरे का गेट खोलकर अंदर घुसा तो कमरे के अंदर एक हस्बैंड वाइफ बैठकर रोमांस कर रहे थे। उसे देखकर नाराज हो गए। वह सॉरी बोलता हुआ उनके कमरे से बाहर निकल गया। उसने दूसरा कमरा देखा तो एक लड़की बाहर ही निकल रही थी। वह उसे देखकर घूरने लगी। वह आगे कमरे की ओर चल पड़ा। आगे चलते हुए सिकुड़ रहा था क्योंकि उसे इमरजेंसी में बाथरूम जाना था। क्या यार, प्रेसिडेंट साहब ने तो कहा था ऊपर का सारा कमरा खाली है, लेकिन यार एक कमरा मुझे नहीं मिल रहा। इमरजेंसी है यार, समझा करो। मुझे बाथरूम जाना है। कमबख्त यहाँ कोई खाली कमरा मिल ही नहीं रहा है। उसने एक दो कमरों को और देखा तो इन कमरों का भी वही हाल था। किसी न किसी में कोई था और अब उसने तय किया कि वह बचे के तीन कमरे छोड़ देगा। चौथे कमरे को जाकर चेक करेगा। हर कमरे में कोई निकल रहा है। उसे पता नहीं था कि वही तीन कमरे खाली हैं। चौथे कमरे में तो नैना है। उसने कमरे का डोर खोल अंदर आया। देखा कोई नहीं है। उसके दिल को राहत मिली। वह सीधे बाथरूम में घुस गया। वहीं नैना चेंजिंग रूम से बाहर निकली। उसने बाथ सूट पहना हुआ था। उसे फिर से बाथरूम में पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, कार्तिक को कितना टाइम लगेगा बाथरूम से बाहर आने में। वह नशे में बाथरूम को देखकर बोली और फिर डगमगाती हुई उस कमरे के गेट के पास गई। उसने गेट को अच्छे से लॉक कर दिया और चालाकी भरी मुस्कान के साथ वह आराम से बेड पर आकर बैठी। आज कहाँ जाओगे काशी? आज तुमको अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि बचना इम्पॉसिबल है। आज जो आपके हाथों होगा आपको मुझे अपनाना ही होगा। आप मुझे एक बार एक्सेप्ट कर ले, फिर मिश्री को रखो या ना रखो मुझे क्या। वह नशे में बोली। उसने लाइट ऑफ कर दिया। कमरे के अंदर बाहर खिड़की से आ रही हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। फ्रेश होने के बाद प्रेम बाथरूम से बाहर निकला। उसे हर तरफ अंधेरा सा नजर आया। आंखों के आगे तो धुंधला सा था ही। वह कमरे में चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगा, मगर उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आया। यार प्रेम, तुझे सच में बहुत ज्यादा हो गई है। अब चुपचाप सो जा। वह आसपास टटोलता हुआ हल्की रोशनी में दिख रहे बेड की ओर चल पड़ा। वह जाकर बेड पर धम से गिरा और सो गया। तभी उसे अपने सीने पर किसी की नरम हथेली महसूस हुई। वह तो नैना थी। धीरे धीरे वह उसके करीब आने लगी और उसके मखमली स्पर्श से प्रेम मधोस होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। वह जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, नैना ने अपने अधरों को उसके अधरों से मिला दिया और मधोसी के साथ उसे किस करने लगी। ये काफी था प्रेम को बहकने के लिए। वह भी मधोस होकर उसके साथ बहकने लगा। दोनों होशो आवाज में नहीं थे और न दोनों सोच पा रहे थे कि जो वह कर रहे हैं उसका परिणाम दोनों के लिए क्या हो सकता है। प्रेम और नैना को अंदाजा ही नहीं था कि नशे में दोनों अपनी हद पार करते जा रहे हैं। वह शराब और मदोसी के नशे में
इस कदर चूर थी कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था। उन दोनों ने एक के बाद एक दीवारें लांघ दी, जिसका एहसास तक उन्हें नहीं था। वहीं बाहर कार्तिक उस आदमी से बात करते हुए खुली बालकनी पर आया। बालकनी काफी लंबा चौड़ा था और वहां एक प्यारा सा सोफा लगा हुआ था। वह वहां पर बैठा और जब पास के स्विमिंग पूल को छूकर ठंडी हवाओं का स्पर्श उसे महसूस हुआ, उसकी आंखों के आगे मिस्री की प्यारी सी तस्वीर आई। उसकी आंखों के आगे उस रात की तस्वीर आई जब नैना ने उसे फोन करके घर बुलाया था और मिस्री तोड़ फोड़ कर खड़ी हुई थी। मैं तो रोज आता हूँ ना तुम्हारे पास, फिर भी मेरे लिए इतनी बेचैन, क्या चाहिए तुम्हें? उसने उस रात उससे जो सवाल किया वही उसके कानों में गूंजा। फिर उसके बाद आंखों के सामने मिस्री की वह प्यारी सी तस्वीर आई जब वो उसके होंठों को देखकर कुछ इशारे कर रही थी। उस रात का वह खूबसूरत लम्हा उसकी आंखों के आगे आ गया। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं और मिस्री की याद में ही सो गया। राइफल ने अच्छे से मिस्री की सांसें चेक की। उसे सब कुछ नॉर्मल लगा, मगर उसे भरोसा नहीं था। उसे पक्का लगा था कि मिस्री ही बाहर निकली होगी। कमरे से बाहर जाने लगा तो उसे काफी ठंड महसूस हुई। उसने एसी की ओर देखा। ये लड़की ना मेरे बेबी को सर्दी लगवा कर रहेगी। कितना टेम्परेचर घटा दिया है इसने एसी का। नाराजगी के साथ ये कहकर राइफल ने एसी का टेम्परेचर लो कर दिया और दरवाजा बंद करके कमरे से चला गया। उसके जाने के 30 मिनट बाद तक मिस्री इस तरह बेड पर पड़ी हुई थी। जब उसे यकीन हो गया कि वह जा चुका है, अब नहीं लौटने वाला है, तो वह आहिस्ते से बच्चे को खुद से अलग कर उठकर बैठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसके कानों में फिर से राइफल और उसके भाई और डॉक्टर की कई बातें गूंजने लगीं। छी, ये लोग कितने घिनौने लोग हैं। बेचारे मासूम लोगों को झूठी बीमारियों के नाम पर मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को बेच रहे हैं। कितने नीच लोग हैं ये लोग तो। अब मैं क्या करूं? इसलिए शायद भगवान ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया ताकि मुझे ये सब पता चले और मैं इनकी लंका जला सकूं। ये तो रावण से भी ज्यादा बुरे हैं। अब मिस्री बहुत गुस्से में थी, लेकिन रावण ने भी एक गलती की थी। राइफल ने भी की है। रावण ने भी सीता का हरण किया था। इस राइफल ने भी मुझे मेरे कार्तिक से अलग कर दिया है, लेकिन यही नहीं जानता कि यह मुझे नहीं अपनी बर्बादी को लेकर आया है। मुझे किसी भी तरह यह सारी खबर कार्तिक तक पहुंचानी होगी, और उसके पास भी तो कोई चीटर है। राइफल ने कहा था ना कि चेहरा कार्तिक का है और खिलाड़ी कोई और। मुझे किसी तरह कार्तिक को सावधान करना होगा, लेकिन उस तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं? मिस्री एकदम परेशान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इन सब के बारे में कार्तिक को बताए। उसके पास ना तो फोन है, ना ही यहाँ कोई उसकी मदद करने वाला है। उसने राइफल का फोन भी चुराया था और एक दो बॉडीगार्ड्स का भी, मगर पकड़ी गई थी। अब किसका फोन चोरी करेगी? कैसे सारी बातें कार्तिक को बताएगी? सोच सोचकर उसका सर फटने लगा। वहीं अब तक सब तलाशी खत्म करके वह लोग वापस गोदाम में गए। उन लोगों को लगा कि डॉक्टर को वहम हुआ होगा। सुबह हुई तो नैना अंगड़ाई लेते हुए जागी। जागते ही उसके होठों पर बहुत सुकून भरी मुस्कान थी। उसने आंखें खोलकर सबसे पहले खुद को देखा। उसके होठों पर गहरी मुस्कान आ गई कि वह अपने प्लान में कामयाब हो गई है। और अपने प्लान की और कामयाबी देखने के लिए उसने जैसे ही आसपास टटोला, उसे अपने दाएं हाथ में किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसकी दाईं ओर प्रेम आराम से घोड़ा हाथी बेचकर सोया हुआ था। नैना ने जब उसकी और अपनी हालत देखी, पूरे बेड को देखा, तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत उसके हाथ से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बेडशीट अपनी ओर खींचकर तुरंत खुद को कवर कर चिल्लाई, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और एक कोने में सिमट गई। उसके चिल्लाने पर प्रेम की नींद टूटी तो वह भी उसे देखकर चौंक गया। और जब उसने खुद को देखा तब उसकी आंखों के आगे भी अंधेरा सा छा गया। उसने भी व्याकुल नजरों से आसपास देखा तो फर्श पर उसे अपने कपड़े नजर आए, जिन्हें झट से उसने पहन लिया। उसे एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, अब क्या कहें और पूरा मामला क्या है। तभी नैना गुस्से में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेड पर? कार्तिक कहाँ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बेड पर आने की? नैना के गुस्से में चिल्लाने पर और उसकी कई बातों को सुनकर प्रेम के दिमाग को कुछ कुछ समझ आया। प्रेम उससे गुस्से में घूरते हुए, मतलब ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया नैना? तुम ये सब भाई के साथ करना चाहती थी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम ये कैसे भूल गई कि भाई तुम्हारी बहन का पति है? प्रेम के गुस्से में यह कहने पर नैना को भी गुस्सा आया। मैं गुस्से में उस पर चिल्लाई, जस्ट शट अप। कार्तिक मिश्री का पति है तो क्या हुआ?
मैं भी उससे प्यार करती हूँ और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह कहकर जैसे ही वह चुप हुई, उसके गाल पर कसकर चाटा पड़ा। वह बहुत गुस्से में प्रेम को देखने लगी, क्योंकि चाटा उसने ही मारा था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई हो, इसीलिए रात में तुम उस तरह मेरे करीब आई और तुमने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं गुस्से में बोला। हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कार्तिक हो, लेकिन जाने वह कहाँ चला गया, उसकी जगह तुम आ गए। मैं गुस्से में बोली और पास गिरे बॉस सूट को उठाकर उसने भी पहन लिया। नैना की बातें सुनकर और उसकी हालत देखकर प्रेम डेविल स्माइल के साथ बैठकर दूसरी ओर से घूमकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। गलती से ही सही, लेकिन मैडम सही जगह पर आई। तुम भी जानती हो जो कुछ भी हुआ उसमें पूरा मैं जिम्मेदार नहीं। यह सब तुम्हारी गलती का नतीजा है, लेकिन एक तरह से अच्छा हुआ। तुम भाभी और भाई के बीच में घुसना चाहती थी ना, भगवान ने तुम्हें कहीं और ही पहुंचा दिया। अब उनके बीच में तुम कभी नहीं जा पाओगी। प्रेम इतना ही बोल पाया था कि नैना ने गुस्से में उसे चांटा मार दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।